So, hello students, I am Riya Jha. So, in this playlist, we are going to complete the whole syllabus of MEG 05. In the previous video, means in the part 1, we have completed the block 1 of MEG 05, that is literary criticism and theory. In that video, we have discussed about literary criticism, literature, and literary theory. Now, this video is part 2 for block 2. In this video, we are going to discuss the Plato's theory of imitation, that is also known as mimesis. So now this is Plato. You can see his full picture here. So this is Plato. So now let's move forward to the chapter. What do you mean by imitations? Imitation मतलब क्या होता है? नकल उतारना. नकल जब आप किसी को कॉपी करते हो, टू कॉपी होता है इमिटेशन. तो प्लाटो ने पोइट्री के केस में इमिटेशन की क्या थ्योरी दी थी, ये हम लोग इस ब्लॉक में पढ़ने वाले हैं. सो नाउ लेट्स बिगिन. सो फर्स्टली हम लोग पढ़ लेते हैं प्लाटो के बारे में कि प्लाटो कौन थे और उन प्लाटो के बारे में बेसिक चीज़ें. तो प्लाटो जो थे वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही ग्रेट, हाईली रिस्पेक्टेड ग्रीक के फिलोसफर थे. उनका जन्म भी ग्रीक में ही हुआ था और पहले जो थे वो सोक्रेट्स के स्टूडेंट भी रह चुके थे और स्टूडेंट्स भी थे और एक अरिस्टोटल के टीचर भी थे. इसके बाद हम लोग प्लाटो के बाद हम लोग अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशन भी पढ़ेंगे, जो कि स्टूडेंट थे प्लाटो के बारे में. और जो अरिस्टोटल का थ्योरी है वो प्लाटो के बिल्कुल अपोजिट है, वो प्लाटो के थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है. तो हम लोग वो थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे. So he founded the academy in Athens. His work on philosophy, politics, and mathematics were very influential and laid the foundation of Euclid's mathematic approach to mathematics. तो ये उनका जो वर्क था फिलॉसफी पे हुआ करता था, जो पॉलिटिक्स पे हुआ करता था, मैथमेटिक्स पे तो बहुत इन्फ्लुएंस थे, मतलब बहुत अच्छे थे. और उन्होंने यूक्लिड्स सिस्टमैटिक अप्रोच टू मैथमेटिक्स जो फाउंडेशन है वो प्लाटो जी ने ही रखा था. सो आइए पढ़ते हैं क्या थी प्लाटो की इमिटेशन की थ्योरी. प्लाटो वॉज द फर्स्ट ग्रीक फिलोसफर. प्लाटो जो थे ग्रीक के पहले फिलोसफर थे जिन्होंने सिस्टमेटिकली एक्सप्रेस इन यूज ऑफ द आर्ट एंड पोइट्री, जिन्होंने आर्ट और पोइट्री के यूज़ को सिस्टमेटिकली एक सही तरीके से एक्सप्लेन किया था. He was highly influenced by his master Socrates, who had taught men to think and to search for truth in a strictly, here it will be detached manner. ओके तो वो जो थे वो सॉक्रेट्स के स्टूडेंट भी थे प्लाटो. तो वो अपने मास्टर से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे. सॉक्रेट्स एक बहुत ही बड़े थ्योरिस्ट थे. वो ट्रुथ को सर्च करने की जो वेज बताते थे और बताते थे कि कैसे हमें हर चीज़ से अटैच होकर ट्रुथ को फाइंड करना. बहुत बड़े वो थ्योरिस्ट थे, तो उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे हमारे प्लाटो. तो प्लाटो जो है रॉट अबाउट थ्योरी ऑफ इमिटेशन इन हिज बुक द रिपब्लिक. तो प्लाटो की बुक थी द रिपब्लिक, उन्हीं में उन्होंने अपने इस थ्योरी ऑफ इमिटेशन के बारे में लिखा था. प्लाटो कंसिडर्ड पोइट्री as an unnecessary and unworthy that should not exist and should be abolished. तो प्लाटो के नज़र में पोइट्री जो थी एक बहुत ही अननेसेसरी और अनवर्दी काम थी, मतलब एक बेकार काम थी. और इस टाइप के बेकार काम को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए दुनिया में, वो ऐसा मानते थे. मतलब इस थ्योरी में उन्होंने पोइट्री के अगेंस्ट में बताया है कि पोइट्री उनको अच्छी नहीं लगती थी, पोइट्री किसी काम की चीज़ नहीं थी. उन्होंने बताया कि पोइट्री लिखना कोई पागल लोग ही उसको लिख सकते हैं और कोई पागल ही उसको समझ सकता है. एक अच्छा इंसान, अ वेल नॉलेजेबल इंसान
who is matured cannot understand poetry or cannot write poetry, will not write poetry in his point of view. So वो पोइट्री को एक बहुत ही बेकार चीज़ कंसिडर करते थे. तो उन्होंने अपनी बुक रिपब्लिक में ये भी लिखा है कि एज एन आइडियल स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस. उन्होंने अपने बुक रिपब्लिक में एक आइडियल स्टेट को क्या किया है, 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है आर्टिसंस का, तीसरा है मिलिट्री का, दूसरा मिलिट्री, तीसरा फिलोसफर्स. ये जो आइडियल स्टेट है ये ऐसे ही उन्होंने अपने मन वर्चुअस काइंड ऑफ उन्होंने अपने मन में बनाया है. आइडियल स्टेट को एज अ मेटाफॉर लिया है, किसके लिए, माइंड के लिए, इन ह्यूमन माइंड के लिए. और जो आर्टिसंस हैं, जो मिलिट्री हैं, जो फिलोसफर्स हैं, सब जो हैं वो क्या है, वो एक मेटाफॉर ही है किसी ना किसी के लिए. आर्टिसंस को उन्होंने, आर्टिसन स्टैंड्स फॉर एपेटाइट्स, आर्टिसंस को उन्होंने एपेटाइट मतलब क्या होता है, डिज़ायर, इच्छा, भूख किसी चीज़ को करने की. तो आर्टिसंस को उन्होंने किस चीज़ के लिए मेटाफोर की तरह यूज़ किया है, एपेटाइट्स के लिए, डिज़ायर्स के लिए. और मिलिट्री को उन्होंने स्पिरिट के लिए, मतलब जो एनर्जी होता है, जो इंसान करने की क्षमता होता है, उसके लिए मिलिट्री का यूज़ किया है. और फिलोसफर्स को किसके लिए किया, उसके रीज़न, किस रीज़न से वो इंसान, उसके पास कौन सा रीज़न है, उसकी क्या इच्छा है, जो वो किस रीज़न के लिए है, उसकी स्पिरिट जो है वो किस रीज़न के लिए, तो उसको रीज़न के लिए फिलोसफर्स को स्टैंड किया है. उनका सिंपली मानना था कि जो एक ट्रूली इनलाइटेंड पर्सन है, मतलब जो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, एट द पीक ऑफ नॉलेज पहुंच चुका है, वो कभी भी पोइट्री की उसको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि पोइट्री जो है, बिकॉज पोइट्री कैन कीप अस फ्रॉम बिकमिंग सच पर्सन. क्योंकि पोइट्री हमें उस टाइप का पर्सन बनने नहीं देती है. पोइट्री हमें, मतलब पोइट्री के लिए क्या चाहिए, पोइट्री लिखने के लिए हमें वर्ड्स के लिए भूख चाहिए, हमें इच्छा होनी चाहिए कि हम उन वर्ड्स को उस तरह से फॉर्म करके लिख सके, कोई भी सीन को एक अजीब वर्ड्स में, कॉन्कॉक्टेड लैंग्वेज में उसको हम लिख सके. उसके लिए स्पिरिट चाहिए, उसके लिए एपेटाइट चाहिए, और वाइल होल्डिंग अ रीज़न, और उस चीज़ के लिए कोई रीज़न भी चाहिए कि हम क्यों पोइट्री लिख रहे हैं, इतने पागल वर्ड्स का, इतने मतलब पागलों जैसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ करके हम क्यों लिख रहे हैं पोइट्री. किसी भी सीन को जब हम सिंपली डिपिक्ट कर सकते हैं, तो उसको इतना घुमा फिरा के इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज, इन अ वेरी कॉन्कॉक्टेड लैंग्वेज, वाई वी आर राइटिंग, तो उसके लिए रीज़न चाहिए. तो एक इनलाइटेंड पर्सन, एक इंटेलिजेंट पर्सन, एक मैच्योर पर्सन के पास ये सारे रीजंस नहीं होते हैं, ये सारे उनके मन में ये सारे विचार नहीं आते, ये सारे थॉट्स नहीं आते कि हमें ऐसे लिखना है. तो इसीलिए एक इनलाइटेंड पर्सन जो है, एक अच्छा आदमी, एक अच्छा समझदार आदमी कभी भी पोइट्री लिखना नहीं चाहेगा. अब प्लेटो कुछ और भी कहना चाहते हैं. आर्ट और पोइट्री डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द मेकिंग ऑफ एन आइडियल स्टेट. प्लेटो का मानना था कि एक आइडियल स्टेट में आर्ट और पोइट्री जो है वो कभी भी उसको एक अच्छा स्टेट बनाने के लिए काम नहीं कर सकता. क्योंकि उनका क्या कहना था कि कोई भी इनलाइटेंड पर्सन, कोई भी मैच्योर पर्सन आर्ट और पोइट्री नहीं लिखना चाहेगा. तो मतलब जो सारे इमेच्योर्स हैं वही लिखेंगे आर्ट एंड पोइट्री. तो अगर आर्ट एंड पोइट्री लिखा जाएगा तो वो कभी भी स्टेट, आइडियल स्टेट नहीं बना पाएगा, अच्छा स्टेट नहीं बना पाएगा. तो आइडियल स्टेट वॉज कंपेयर्ड विथ माइंड. तो कभी भी एक इंसान जो है, आर्ट एंड पोइट्री लिखने वाला इंसान, कभी भी एक मैच्योर, एक इनलाइटेंड आदमी नहीं बन सकता है. तो उन्होंने बहुत सारे वेज़ में पोइट्री को अपने हिसाब से कंडेम किया है, उसकी बुराई निकाली है. तो अब उनका जो थ्योरी है वो है एक पोइटिक इंस्पिरेशन. तो बताते हैं कि कोई भी पोइट जो है वो लिखता क्यों है, क्योंकि वो इंस्पायर होता है किसी ना किसी चीज़ के लिए, किसी ना किसी चीज़ से. जैसे किसी सीन से इंस्पायर हो गया, किसी थीम से इंस्पायर हो गया, किसी लाइफ के किसी पार्ट से इंस्पायर हो जाता है,
और वो उस चीज़ पर लिखने लगता है, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और तब उस चीज़ के बारे में लिखता है। वो जब लिखता है तो वो इस चीज़ का ध्यान नहीं देता कि वो कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, लैंग्वेज करेक्ट है कि नहीं, वो बस लिखता जाता है। एज अ नॉर्मल ह्यूमन वो सोचता ही नहीं है। जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन सोचता है कि मैं लिख रहा हूँ तो लैंग्वेज सही होना चाहिए, ग्रामर सही होना चाहिए, ये कुछ भी वो नहीं सोचता है, बस वो लिखता जाता है अपने सारे इंस्पिरेशंस को, अपने सारे थॉट्स को। तो प्लेटो ने एक पोइट को जो है एक पागल आदमी से कंपेयर किया है, एक मैड मैन से, कि एक पोइट जो है वो पागल आदमी होता है, वो उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो बस लिखता जाता है, ना कोई लैंग्वेज होता है, ना कोई थॉट होता है, ना कोई पार्टिकुलर थॉट पे वो लिखता है, बस वो लिखता जाता है। किसी भी सीन को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के वो लिखता जाता है। तो यही उनका था कि पोइट जो है एक मैड मैन है। तो प्लाटो ये भी लिखते हैं कि फॉर द पोएट पोएम इज़ अ लाइट एंड विंग्ड एंड होली थिंग्स। एक पोएट के लिए पोएम क्या है? उसके लिए एक रोशनी है, मतलब सब कुछ है एक पोएट के लिए पोएम। देयर इज़ नो इन्विटेशन टू हिम अनटिल ही इज़ इंस्पायर्ड एंड ही इज़ आउट ऑफ हिज सेंसेस एंड द माइंड इज़ नॉट विथ हिम। तो कोई भी इंसान पोइट्री नहीं लिख सकता है। वो पोइट्री तब तक नहीं लिख सकता है जब तक वो किसी पार्टिकुलर चीज़ से, किसी पार्टिकुलर इवेंट से इंस्पायर नहीं हुआ हो, वो उसके दिमाग में एक छप नहीं गया हो, तब तक वो किसी भी चीज़ से इतना इंस्पायर नहीं हो सकता। और उस चीज़ से इंस्पायर हो करके जब तक वो अपने आउट ऑफ सेंसेस नहीं चले जाता, मतलब उसके सेंसेस ख़त्म नहीं हो जाती, उसकी एक्स्ट्रा चीज़ें सोसाइटी या फिर एक्स्ट्रा कल्चर्स, थीम्स, ये वो के बारे में सोचने की क्षमता जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक वो कभी भी पोइट्री नहीं लिख सकता है। मीन्स एक नॉर्मल ह्यूमन पोइट्री लिख ही नहीं सकता। प्लाटो के नज़र में ये थी, मतलब कोई पागल आदमी जिसके दिमाग के सारे फ्यूज़ ख़त्म हो गए हो, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई लाइफ का कोई इवेंट हुआ, उस एक पार्टिकुलर इवेंट से वो इतना इंस्पायर हो गया कि वो उस पर पोइट्री ही लिखने लगा। वो भी ऐसी पोइट्री जिसमें उसको ये भी नहीं ध्यान है कि हम किस टाइप की लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, बस वो लिखता जाता है। तो बहुत अलग अलग तरीके से प्लाटो ने जो है पोइट्री को कंडेम किया है, उसकी बुराइयाँ निकाली है। अब प्लाटो ने अपने वर्क रिपब्लिक में एक डिफरेंस भी बताया है पोएट और फिलोसफर के बारे में। द पोएट इज़ इन्फीरियर टू द फिलोसफर। प्लाटो के नज़र में क्या है कि एक पोएट जो है वो फिलोसफर से इन्फीरियर है, मतलब फिलोसफर ज़्यादा अच्छे हैं, पोएट जो है उसके नज़र में अच्छे नहीं हैं। ही अपील्स टू द इमोशंस ऑफ द पीपल नॉट इंटेलेक्ट। एक पोएट जो है वो, फिलोसफर्स क्या करते हैं, इंसान के इंटेलेक्ट पे अपील करते हैं, लेकिन पोएट क्या करते हैं, इमोशंस, फीलिंग्स पे अपील करते हैं। इससे क्या होता है, उन ये फीलिंग वगैरह जो है ज़्यादा वो लोग इसके बारे में सोचने लगते हैं, फील करने लगते हैं ये चीज़। और प्लाटो की नज़र में ये चीज़ बहुत डेंजरस है सोसाइटी के लिए। अगर एक इंसान प्लाटो का कहना था कि अगर एक इंसान अपनी फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा सोचेगा कि वो क्या फ़ील कर रहा है, अगर उसी के बारे में पूरा सोचते रहेगा, उस एक पार्टिकुलर इवेंट को किसी ने उसे कुछ कहा या उसने कुछ देख लिया, उसके बारे में बहुत डीप थिंकिंग करेगा, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो ये एक सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस है। और इट कैन नॉट अ पर्सन अ बेटर सिटीज़न एंड अ स्टेट अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है हमेशा एक सिटीज़न को अच्छा सिटीज़न और एक स्टेट को अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनने से रोकेगा, प्लाटो का कहना ये था। Poetry tends us to understand that many wrongdoers are happy and many good-hearted persons are broken. पोइट्री, जब हम लोग पोइट्री पढ़ते हैं, कोई भी लव पोइट्री या कुछ किसी भी टाइप की पोइट्री, तो हम रोमांटिक पोइट्री या किसी भी टाइप की पोइट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ हम क्या पढ़ते हैं कि ऐसा कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, अक्सर पोइट्रीज़ में हम ऐसा पढ़ते हैं कि बहुत सारे जो रॉन्ग डूअर हैं, जो गलत करते हैं, एट द एंड अभी वो खुश हैं, और जो अच्छा कर रहे हैं वो अभी ब्रोकन है। क्योंकि पोएट जो है कभी भी अपने आप को गलत कंसिडर करके तो पोइट्री नहीं लिखता ना, वो अपने आप को अच्छा कंसिडर करके लिखता है, और लिखता है कि है
जो सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन है उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो दैट रॉन्ग डूअर इज़ हैप्पी एट दिस टाइम, बट बिकॉज ही ब्रोक माई हार्ट एंड आई एम ब्रोकन एट दिस टाइम। तो प्लाटो का कहना ये था कि ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा नहीं होता, ये सोसाइटी को ख़राब कर रही है ये सारी चीज़ें। अब थ्योरी ऑफ इमिटेशन क्या थी? मेमेसिस, सॉरी यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है। सो अब थ्योरी ऑफ इमिटेशन क्या थी? इमिटेशन मतलब नकल की थ्योरी, कि एक पोएट जो है वो नकल कैसे करता है। तो उनका कहना था, प्लाटो का कहना था कि ये जो यूनिवर्स में लोग होते हैं इन सब का नेचर ही होता है इमिटेशन करना, एक दूसरे की नकल करना, एक दूसरे को इमिटेट करना। जो टॉप लेयर होते हैं कोई भी यूनिवर्स का, वो होते हैं जो कोई भी चीज़ को फॉर्म करते हैं, ठीक है। और जो बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो उस चीज़ को इमिटेट करते हैं, उसको देखते रहते हैं, वो होते हैं उसको देखते हैं और उसी आइडिया पे आगे बढ़ते रहते हैं, वो इमिटेटर्स होते हैं। वो इमिटेट करते हैं, नकल उतारते हैं। जैसे पहले एक पोइट ने पोइट्री लिखी, अब बाकी जो लोग हैं उसके थॉट से ही अलग अलग तरीके से अब उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आगे लिखते जा रहे हैं। तो ऐसे ही वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ किसी का पर्सनल थॉट नहीं है, यहाँ इमिटेशन काम आ रहा है। एक दूसरे को लोग क्या कर रहे हैं? इमिटेट कर रहे हैं। जैसे उनका कहना था कि एक पॉइंट कुछ भी व्यू देखता है, कुछ भी इवेंट देखता है, उसी को नकल करने, अपने पेपर में लिख करके उसको नकल करने की कोशिश करता है, इमिटेट करने की कोशिश करता है। और यही यूनिवर्स का यही जो है ड्रामा है कि लोग एक दूसरे को इमिटेट करेंगे। तो मतलब ओरिजिनल व्यू जो टॉप लेयर है, जो उसके साथ वो इवेंट हुआ, वो उसको पोएट जो है मतलब प्लाटो जो है टॉप लेयर में कंसिडर कर रहे हैं, और जो पोइट्री लिख रहा है, वो जो पोइट्री है उसको वो लोअर लेयर में कंसिडर कर रहे हैं। Plato believed that poetry had powers and powers made people to imitate what they see in art. प्लाटो का कहना था कि पोइट्री में पावर होता है और वो पावर जो है लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो भी लोग आर्ट में जो भी पोइट देखते हैं उसी को वो क्या करते हैं? नकल करते रहते हैं, इमिटेट करते रहते हैं। अब प्लाटो ने एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी समझाया है अपनी इमिटेशन के थ्योरी को। वो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं चेयर की। वो बताते हैं कि जब एक कारपेंटर वो चेयर बनाने के बारे में सोचा होगा तो उसके माइंड में पहले कुछ आया होगा कि मुझे ऐसे बनाना है चेयर। तब उस अपने माइंड के थॉट को उन्होंने रियल में चेयर बना करके उसको क्या किया? कन्वर्ट किया। तो उसको क्या किया? इमिटेट कर दिया। और यही काम पोएट भी करते हैं, माइंड में कुछ सोचते हैं फिर उसी को इमिटेट करते हैं। फिर अब लोग क्या करेंगे? अब इसी चेयर को कोई सोफ़ा बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ, अलग अलग डिज़ाइंस के चेयर बनेंगे। तो ये क्या हो रहा है? अब इमिटेशन होते जा रहा है। पहले तो एक ही कारपेंटर के दिमाग में आया होगा, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब इमिटेशन हो रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड, इसको मेमेसिस भी बोलते हैं। Read it. Now the last part that अब बताते हैं लास्ट में प्लाटो एक और जो है कंपैरिजन करते हैं। यहाँ प्लाटो बताते हैं कि पोएट जो है वो मैड मैन है। पोएट को किससे कंपेयर करते हैं प्लाटो? एक पागल आदमी से। सीम टू बिलीव दैट देयर मैडनेस इज़ कंटेजियस। और प्लाटो को ये भी लगता है वो इतने पागल होते हैं कि उनका पागल जो है वो फैलने लगता है, पागलपन उनका फैलने लगता है। उनको जो देखता है वो उनका पागलपन को उतारने लगता है। तो वो पोएट को क्या बोलते हैं? पागल बोलते हैं। अ मैन हु हैज़ टू प्ले सीरियस पार्ट ऑफ लाइफ कैन नॉट ऑफर टू इमिटेट एनी अदर काइंड ऑफ पार्ट। वो बोलते हैं कि एक इंसान जिसको एक अपने लाइफ में एक सीरियस पार्ट में जीना है,
जिसको किसी को कॉपी नहीं करना है और या फिर जिसको इनलाइटनमेंट को रिसीव करना है, को अचीव करना है, तो वो कभी भी किसी दूसरे को कॉपी नहीं करेगा, कभी ये फालतू पोइट्री लिखने के चक्कर में नहीं फंसेगा, क्योंकि पोइट्री कौन लिखते हैं? एक पागल आदमी ही लिखते हैं। सो इन दिस वे हमारे जो प्लाटो हैं उन्होंने पोइट्री को बहुत ज़्यादा कंडेम किया, उसकी बहुत ज़्यादा बुराइयाँ निकाली। सो दिस इज़ इट। तो ये थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे MEG 05 के लिए, पेपर के लिए, और लगभग ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन रिपीट करता है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इमिटेशन थ्योरी ऑफ अरिस्टोटल, जो कि प्लाटो के ही स्टूडेंट थे। उन्होंने इस प्लाटो के थ्योरी को कंट्राडिक्ट कैसे किया है, ये हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, और वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है वो। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड दैट। So have a good luck. Thank you so much. I hope so कि you have enjoyed this lecture, you have enjoyed this video, you have learned something, and I hope कि आगे भी आप मेरी वीडियो देखोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और आगे मेरी जितनी भी वीडियो आएगी वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत काम की चीज़ होगी, तो आप ज़रूर देखना और उससे कुछ सीखना। और बाकी अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो यू कैन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much.